प्रीलिम स्पेसिफिक। हाँ, तो वी वर डिस्कसिंग कि हाउ मैंग्रोव इज मार फार मोर सुपीरियर देन द नॉर्मल ट्रीज, कि दोनों में क्या डिस्कस कर चुके, और ब्लू कार्बन डिस्कस कर चुके। हाँ, और मैं और सुंदरबन में जो लोग रहते हैं, अ, तो वहां पर कम्युनिटी लेड मॉडल कैसे एक तरह से एग्जाम्पल है फॉर रीजनरेशन ऑफ मैंग्रोव्स, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स। कैसे? तो एक यहाँ पर दिया हुआ है, द कम्युनिटी इज वर्किंग टूवर्ड्स फॉर द प्लांटेशन ऑफ द सैपलिंग्स, और विलेजेस है दे आर बेसिकली यूजिंग द टिम्बर टू एंड मैंग्रोव लीव्स टू फीड द गोट्स। ये तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ पीक सीजन में दे करेक्ट अराउंड 10,000 सीड्स। और वे मैंग्रोव बंधन, मैंग्रोव बंधन एक अवेयरनेस स्कीम है, स्कीम नहीं, अवेयरनेस प्रोग्राम है लोकल एरिया में, जहां पर कम्युनिटी टाइज राखी टू ट्री, कि वो मेरे भाई है, और जो कैसे इसको रखा जाए अच्छे तरीके से। तो एक तरह से देखा जाए तो सिंक्रेटिक कल्चर बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमंस। ये एग्जाम्पल है साइक्लोन बैटर आइलैंड ऑफ सुंदरबन, वहां पे। तो एक COP 28 में ये एक तरह से इसको ले सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल उसी के अच्छा है। साथ दो चीजें बोल देता हूँ कि जो मिष्टी प्रोग्राम है और मिष्टी प्रोग्राम प्रोग्राम और प्रणाम प्रोग्राम, ये बेसिकली दो ऐसे प्रोग्राम थे जो बजटरी स्पीच जिनको बोला जाता है 2023 के बजट 2023-24 के बजट में अनाउंस हुए हैं। तो मिष्टी प्रोग्राम जैसे मानसी ने बताया कि मैंग्रोव्स के लिए होता है, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी मैंग्रोव्स जहाँ पर उगते हैं या पर जहाँ पर उगाने की उनकी कंडीशन है, वहां पर 100 बच्चे जो होते हैं उनका एक कम्युनिटी ग्रुप बनाया जाता है और बेसिकली उनसे वो उगवाया जाता है। तो ये होता है मिष्टी प्रोग्राम। दूसरा जो पीएम प्रणाम प्रोग्राम है, इसके अंदर क्या होता है कि जो मैंग्रोव्स हैं और जो नेचुरल एक्विफायर्स हैं उनके अंदर जब न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं फर्टिलाइजर के द्वारा, तो यूट्रिफिकेशन हो जाता है, एल्गल ब्लूम्स हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये भी पीएम प्रणाम साथ में एक स्कीम चलाई गई थी, जिसमें कि केमिकल फर्टिलाइजर जो है आप उसको जैविक खेती मतलब अल्टरनेट बना देंगे। आप उसको यूज नहीं करके जो नेचुरल फार्म लैंड मेन्योर होता है आप उसको यूज करेंगे। तो दोनों स्कीम एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है। और लास्ट में यही था कि मैंग्रोव फॉरेस्ट सिर्फ सिर्फ क्लाइमेट और हम लोग बात किए राइस कल्टीवेशन में क्यों काम नहीं आता है, वो नर्सरी भी है, श्रिम्प और सेवरल काइंड ऑफ फिश, इसको भी प्रमोट किया जाता है, फिशरीज के लिए भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा कि कैसे अवेयरनेस किया जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं इन वेरियस स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन, दे आर टेकन टू द फॉरेस्ट फॉर एजुकेशनल टूर्स, ताकि वो बचपन से सीख सके आइलैंड के बारे में, ट्रीज के बारे में, कैसे सस्टेनेबिलिटी के साथ रह सकते हैं, और तभी जाकर नेचर और ह्यूमन का कनेक्शन हो बढ़ सके। सिकल सेल का बात कर चुके हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में ले सकते हैं। क्रिस्पस CS9 अब तो याद हो गया होगा अभी तक में। सिकल सेल डिजीज कैसा दिखता है? थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में थैलेसीमिया क्या है प्रवेश? ब्लड कैंसर है ये। हाँ, ब्लड कैंसर। और तो ये भी इसमें एक ब्लड, हाँ, जेनेटिक डिसीज होती है। थैलेसीमिया, हाँ जेनेटिक डिजीज है। हाँ, इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती इजीली, हाँ, वही से, थैलेसीमिया में। हाँ, चोट लगने पर कुछ हाँ एक निकलते हैं। कुछ एक विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की ब्लड लाइन से भी रिलेशन है इस चीज का। नॉर्मल क्लोटिंग नहीं हीमोग्लोबिन हो पाती मतलब वाचन प्रेरणा, क्लोटिंग तो होना मतलब उससे तो दिक्कत ही होगी ना अगर ब्लड क्लोट हो रहा है तो। नहीं हो तो पाता। क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन चाहिए प्रवेश? विटामिन के चाहिए। मानसी बता दी, प्रवेश से पूछ रहे थे इसे। नहीं, मैं तो विटामिन आपसे के। सिंपल एक कंसर्न पूछ रहा हूँ कि अगर ब्लड में क्लोटिंग होती है तो बेसिकली वो अच्छा नहीं माना जाता। नहीं नहीं, अच्छा कैसे नहीं है, आप हमारे चोट लगेगा और वो निकलते हैं ब्लड तो मर ही जाओ आप तो। तो हाँ। आप ये बोल रहे हैं कि क्लॉटिंग कैसे? ब्लड बेसिकली रिलीज होना, तो क्लोटिंग अलग चीज होती है ना। क्लॉटिंग तो हाँ, तो रुकना। होते हैं ब्लड के उसको। ऊपर में नहीं, आप जो चोट लगता है तो ऊपर में एक नहीं जम जाता है ऊपर में सॉलिड टाइप, देखते हम्म। हो ना? ठीक है, तो ठीक है। अंदर में तो एक तरह से लेयर्स होते हैं ताकि आपका हील कर सके बॉडी उसके नीचे में। तो ये जेनेटिक डिजीज है जिसमें दिखा हुआ है कि नॉर्मल ब्लड सेल होता है नॉर्मली गोल टाइप, लेकिन सिकल में सिकल जैसे बन जाता है। मतलब ब्लड ही का पूरा डिफरेंट टाइप है, जेनेटिक डिजीज। इंडिया में कहाँ कहाँ पर है तो दिखा हुआ है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो सेनेगल, घाना, ये सब इलाका में, अफ्रीका में। तो कैस जेवी इट ए वन टाइम ट्रीटमेंट एक तरह अच्छा से। नहीं, एक सेकेंड,
वो जो विक्टोरिया वाला था वो हीमोफेलिया है, वो है क्लॉटिंग वाली। थैलेसीमिया डिफरेंट है, इसमें जेनेटिक म्यूटेशन होता है अल्फा और बीटा का, मतलब ये दूसरी चीज है। उसे हीमोफेलिया कहते हैं, जो विक्टोरिया वाला मैंने बोला था। ठीक। तो इसमें बात कर रहे हैं कि अभी तो प्राइस बहुत ज्यादा है थेरेपी का, जीन थेरेपी इसमें बात करें 2 मिलियन पाए, 14 करोड़ रुपये, 16 करोड़ रुपये एक आदमी को ठीक करने के लिए, बहुत ज्यादा है। तो इसको कम किया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो गाजा में कितने लोग रहते हैं अप्रोक्सीमेटली प्रवेश, अगर केस किया जाए तो, पूछा जाए तो? अप्रोक्सीमेटली होंगे 6 लाख। नहीं मतलब 2 मिलियन के आसपास। हाँ वही 2.3 मिलियन। ठीक है। तो 1.7 मिलियन डिस्प्लेस हो चुके हैं। 14,000 पीपल हैव डाइड इन द वॉर। 45% of Gaza home already been damaged. Aid are 200 trucks from Egypt. Why a NASA spacecraft fire a laser at Earth and why it is a big deal? नासा ने एक लेजर फायर किया था, न्यू टेक्नोलॉजी है। दिस इज वे नासा डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट। इस ये हेल्प करेगा एटलीस्ट 10 टाइम्स हायर देन रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब डेटा, ओ ठीक है समझ में आ गया। अभी जो हम लोग डेटा यूज होता है एचडी के लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग करने के लिए, ये सब हम लोग यूज करते हैं बेसिकली रेडियो वेव्स। तो लेजर वेव इसलिए यूज किया गया ताकि हम लोग डेटा को और कैसे ट्रांसमिट कर सके स्पीड में। तो प्रेजेंटली रेडियो वेव्स आर वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन दैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज ऑफ द डिजायरेबल प्रोपागेशन प्रॉपर्टीज। इसलिए हम लोग अभी इसको यूज कर रहे हैं, जो लेजर है ऑप्टिकल। तो लेजर यूज कर रहे हैं ताकि डेटा को जल्दी ट्रांसपोर्ट कर सके इसके लिए। बस यही है, बस ये बस इंपॉर्टेंट रखना बात। और ये स्पेक्ट्रम है, इसको आंचल ले लेना साइंस एंड टेक वाले में, कि अल्ट्रा वायलेट इस तरफ में आता है, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे। और ये जो लिखा हुआ है ना, कर्व बना हुआ है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी होता है। जितना हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा खतरनाक रहेगा, उतना बॉडी को डैमेज रहेगा। जितना लो रहेगा, जैसे ये लो है, बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तब वो जितना दूर तक जा सकता है, एनर्जी डिसिपेशन बहुत कम होगा और बॉडी के लिए कम खतरनाक होगा। तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, इसलिए रेडियो वेव को यूज करते हैं हम लोग। आईपीओ बात कर, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। गवर्नमेंट टू हेल्प यूजर फाइल एफआईआर अगेंस्ट सोशल मीडिया फर्म ओवर डीप फेक। अभी बात चल रही है कि कैसे रेगुलेट करे डीप फेक को भी, वो एक रूल्स आएगा ही, तो फिर बात करें। आरबीआई सुपरसीड्स बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ओवर पुअर गवर्नेंस। ऐसा होता भी है कि जब पुअर गवर्नेंस का इशू होता है तो आरबीआई आते हैं और उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको भी चेंज लाते हैं, मतलब उनको चेंज करते हैं उनको, ताकि गवर्नेंस ई गवर्न जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मेजर एग्जाम्पल। और क्या एक और टर्म यूज करते हैं स्पेसिफिकली, जब अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं तब आरबीआई का क्या रिएक्शन होता है, मतलब क्या एक मेजर है आरबीआई के पास, तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करते हैं? हाँ एक है, मानसी बता दो आप, मुझे जस्ट अभी याद नहीं प्रॉम्प्ट है। एक्शन ना। प्रॉम्प्ट एक्शन, हाँ काउंट्स, पीसी है। पीसीए। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। सेमी कंडक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, हर जगह बात हो रहा है। इंडिया भी $10 बिलियन चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इंसेंटिव देना स्टार्ट किया है। 75,000 करोड़ का था उस समय। पुअर नेशन पुश बैक बिग फार्मा, जो इसमें 2-3 टर्म है। ग्रीन लाइसेंसिंग, बार बार
लाइसेंस करना। एक बार पता है कि जब खत्म हो जाएगा 20 साल के अंदर में आईपीआर, तो फिर से कंपनी थोड़ा चेंज कर देता है और उसको वापस से फिर लाइसेंस करने की कोशिश करता है। तो एवरग्रीनिंग बोलते हैं इसको। तो इंडिया के पास एक ऑलरेडी एक एक्ट है जिसमें बात करते हैं कि हम लोग जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करते हैं, ताकि जो गरीब लोग और जो गरीब कंट्रीज है उसको भी एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर मेडिसिन मिल सके। और इकोनॉमी तो ये में भी बिग फार्मा वर्सेस हाँ, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, तो उसका मतलब क्या होता है? एवरग्रीनिंग। क्या आप लोन लिए तो पूरा फिर नया लोन लेके वापस लोन चुका रहे हो, हम्म। लगातार आप लोन बाबत देखो दिखाने के। आई थिंक वी आर फिनिश। ओके अशोक। So what is insider trading? Insider इन- trading is when, बोलो। हाँ, insider trading is when the people outside the company knows about the internal mechanism और internal जो भी डीलिंग हुआ है कंपनी के अंदर, तो और फिर उसके हिसाब आउटसाइड से स्टॉक मैनिपुलेशन हो। बेसिकली कंपनी के अंदर के लोग होते हैं हम्म। जो मतलब हाँ, इस अंदर के तरीके लोग से होते हैं जो आईपी होते हैं, लीक कर उनका देते हैं स्टॉक फिर। इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो बेसिकली मटेरियल इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी कंपनी का किसी और को, तो इस तरीके से इंसाइडर ट्रेडिंग होती ये है। किसी और को और नहीं देते प्रवेश। यहाँ पे जो इनसाइडर वर्कर्स ही होते हैं ना कंपनी के, उनके पास ऐसी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है कि अगर वो इंफॉर्मेशन बाहर पब्लिक हो जाएगी तो स्टॉक के प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है, तो क्रैश हो सकते हैं, वो बूम हो सकते हैं। तो वो उस इंफॉर्मेशन का जो सिर्फ उनको या ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल को पता है, वो उसका मिसयूज करते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये टर्म भी यहाँ पे, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दे आर इन पोजेशन ऑफ सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको रेगुलेट करता है सेबी हाँ, तो यहाँ अंडर द पे 19th। इसका हाँ रेगुलेशन को थोड़ा और इजी करने के लिए, मतलब प्रपोजेस ईज इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स। यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, मे बी अलाउड कि वो शेयर ना की जाए। तो इन अ वे कहीं ना कहीं इसको, ये जो स्टेप है रेगुलेटरी वीकनिंग की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो मार्केट फीडबैक हैज बीन दैट रिक्वायरमेंट्स आर ओनरस टू मीट। सो जो रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशंस हैं, उनको डेफिनेटली मीट करना इंपॉर्टेंट होगा, देन इस चीज को एक रेगुलेटेड तरीके से अलाउ किया जा सकता है। सो अभी और भी इसमें रेगुलेशन होता है बाय द सीबीआई, प्रॉपर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। सीबीआई को पता रहता है कि आपको बेसिकली जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको खुद डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर वो डिस्क्लोजर कम हो जाएगा तो नेचुरली इट वुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स की इनसाइडर ट्रेडिंग एक अनरेगुलेटेड तरीके से, अनफेयर तरीके से हो रही है, तो तब सेबी एक्शन ले सकता है। सो ट्रेडिंग प्लान एक बेसिकली नोटिफाई किया जाएगा to the public and full disclosure should only be made to the exchanges। तो सेबी के पास स्टिल पूरी इंफॉर्मेशन सेबी के पास रहेगी जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, बट पब्लिकली वो अवेलेबल नहीं रहेगी। तो ये एक चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा और इजी करने के लिए चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। So this is basically the change that is being discussed. सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बेस्ड बोरोइंग, जो ओवरनाइट बोरोइंग होती है या इवन फॉर अ डे और टू, सो इट क्रॉसेस 2 ट्रिलियन रुपीज टू हिट द रिकॉर्ड हाई। सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है दैट इज टाइटेंड, दैट इज लेस। तो इसीलिए बैंक्स को इस फैसिलिटी के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है टू मीट देयर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। हमें देखने को मिल रहा है कि लोग भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो आईपीओज ऑफर हो रहे हैं अराउंड ₹7,300 के आईपीओज आर कमिंग। बॉन्ड इशुएंसेस हुए हैं, एडवांस टैक्स पेमेंट्स हुई है। तो उसकी वजह से बेसिकली शॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी, हमें लिक्विडिटी क्राइसिस तो नहीं बोलेंगे, क्राइसिस थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा, बट लिक्विडिटी थोड़ी डिक्लाइन होती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके लिए बेसिकली बैंक्स को एमएसएफ के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है। सो रीजंस यहाँ पे ये मेंशन है, 3 to 4 रीजंस। तो मानसी आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर एमएसएफ जो होता है जिसमें ओवरनाइट बोरोइंग की जाती है आरबीआई से, इसमें कोलेट्रल में क्या रखते हैं?
नहीं, इसमें कोलैटरल नहीं होता है क्योंकि ये ओवरनाइट बोरोइंग होती है। बैंक्स को वो फिर नहीं होता है, कुछ होता है, आवर्स के होता है लिए कुछ। होता है। नहीं, कुछ आवर्स के लिए वो बाय होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई कोलैटरल रखना होता है। नहीं, रेपो रेट बेसिकली में उसमें रेपो कोलेटरल। रेट में रेपो रेट में होता है, कोलेटरल रखना पड़ता है। बैंक रेट में कोलेटरल नहीं होता है। बट इसमें आई विल हैव टू चेक, बट अभी एज पर माय नॉलेज इसमें कोलेटरल नहीं होता है क्योंकि ये ओवरनाइट बेस्ड बोरोइंग होती है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसमें बेसिकली कोलेटरल रखना होता है, लेकिन इसमें बैंक जो है सिर्फ उसको, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो ही रखनी होती है, इसके अलावा आप कुछ नहीं रख सकते। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखोगे तो ही पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये कंफर्म्ड है आपकी तरफ से? हाँ, मेरी तरफ से कंफर्म है। आपने इसको चेक किया अभी कहीं, या फिर अभी नॉलेज के नहीं, हिसाब आप से? कर लेना अगर आपको लग रहा है ना, मतलब मैंने सोच समझ के बताया है। ठीक है, मैं इसको वेरीफाई करके फिर कंफर्म कर। So electrifying the railways. To achieve the vision of Atmanirbhar Bharat, we have to do more transportation by using our energy resources. So this became possible after electrifying the entire railway. There has been 40,000 kilometer of electrification in 9.5 years. So this is also basically promoting usage of green energy. Now इसकी वजह से again energy security के ऊपर थोड़ा और pressure increase हो सकता है, and again ensuring a green energy transition and the grid connectivity of the renewable energy, that is very important, so we are working upon that. Bharatmala project, fresh cabinet note sought. So finance minister freezes award of new contractors. And Bharatmala project basically road infrastructure development के around national highways, expressways, that is covered under it. So इसमें definitely right to fair compensation, transparency in the land acquisition जो act है, it has increased the cost of acquisition substantially. So यहाँ पे this is a part जो लोगों का land acquire होता है to build these roads, उसमें जो कॉम्पनसेशन है, जो एक्विजिशन प्राइस गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो लैंड कॉस्ट अकाउंट्स फॉर क्लोज टू 35% जो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है हाईवेज का। सो दैट इज 35%, विच इज क्वाइट ह्यूज। ठीक है, तो मुझे ओशिक आप बताइए कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, मतलब वो सिक्योरिटी से कैसे लिंक है? मानसी, आप भी बता सकते हैं इसमें, ये इंटरनल सिक्योरिटी से कैसे लिंक है भारतमाला प्रोजेक्ट? भारतमाला प्रोजेक्ट का जो आप अगर मैप देखोगे तो इट हम्म। इज प्लेस सच दैट इट इज नियरर टू द पोर्ट इन द कोस्टल रीजन, और अगर नॉर्थ में जाकर देखोगे तो इट इज नियरर टू द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ द नेबरहुड कंट्रीज। तो जो ईज ऑफ लॉजिस्टिक में हेल्प करेगा, आर्मी का मूवमेंट में, बाकी सब में, तो ओवरऑल के लिए। ठीक है, और दूसरा ये है, मानसी आपको कुछ बोलना है? मेरे को बस ये बोलना है कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, मेजरली होता है थ्रू द रोडवेज। सो अगर वहां पे डिसरप्शन होगा तो इट वुड आल्सो लीड टू डिसरप्शन इन द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। तो एक ये ठीक है। पर्सपेक्टिव से भी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी एक चैलेंज हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ओशिक ने सही बोला और आपने भी सही बोला। तो इसमें एक चीज है कि जो इसका चार्टर है भारतमाला का, उसके अंदर स्पेशली ये लिखा गया है, मतलब जब ये बिल आया था, जब प्रोजेक्ट आया था, तो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओइस्ट एरियाज और इंसर्जेंट एरियाज, वहां से जरूर होके जाएगा ये। हाँ, तो वहां से है। हाँ, ठीक है। ट्रू ट्रू, सही और बोला। अच्छा। यहाँ पे envisage the development of around 34,800 kilometers of national highways corridors. So ये एक fair idea होना चाहिए of the number, ना length of national highways पे construction की बात की जा रही है। 2017 में इसको अनाउंस किया गया था, भारतमाला परियोजना। This was approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs, Ministry of Roadways के अंडर ही आती है।
So Delhi airport traffic की यहाँ basically बात हो रही है. So it would be crossing 70 million passenger traffic this financial year. So Terminal 1 to be fully functional by Feb, and Terminal 2 to be converted into international terminal for some time because of, again, more air traffic. So India has got a big advantage in terms of domestic also or international traffic. Instead of losing traffic to nearby countries, we can provide similar connectivity. But for that, a number of things needs to be done. And यहाँ पे India, as basically we are trying कि globally एक major stop over destination की तरह we are trying to promote India also international scale पे जब हम international traffic की भी बात करते हैं. That is again, it can be made possible because of the geographical location of India. So Axis Bank aspires to build a fully digital bank via a mobile app. Well, this would be again promoting paperless banking, we can say. So Axis Open would be the name of the app, and fully जो भी financial services and banking services that can be accessed in a digital manner. So this would be focused on creating a fully digital bank with no need for human assistance through its mobile application. एंड इवन जो लोन्स, ये भी देखा गया कि जो लोन्स जनरेट किए जाते थ्रू द मोबाइल एप्स, वहां पे 150 बेसिस पॉइंट्स हायर यील्ड्स देखी गई हैं दैन द कन्वेंशनल लोन्स जो दिए जाते थ्रू फिजिकल ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स. सो 150 बेसिस पॉइंट्स, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट इट वुड बी? प्रेरणा, करुणा, 150 basis points into percentage. औशिक, आप बता दो. 150 कितना हो गया, मतलब बेसिस पॉइंट्स अगर आप बढ़ाते हो 1.5 बढ़ जाएगा फिर ओवरऑल. 1.5%. हाँ, तो 1% इज 100 basis points. और जो नो, बेसिकली बैंक्स फिर फोकस भी कर सकते हैं ना नॉन कोर बैंकिंग सेल्स या इस एरिया में, बिकॉज इवन अगर हम बिजनेस लेवल पे भी बात करते हैं तो वी आर सीइंग, सपोज हमने एग्जांपल लिया था एयरपोर्ट्स का भी, सो नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज से उनका ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. सो दैट कैन ऑल्सो बी फोकस्ड अगर फुल्ली डिजिटल ये ऐप लॉन्च हो जाएगी. तो यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी हो सकते हैं. अगेन डेफिनेटली यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जाएगा, या फिर बैक एंड पे ऑब्वियसली जो स्टाफ है, बैंकिंग स्टाफ है, दैट वुड बी रिक्वायर्ड. इसकी वजह से वी कांट से कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी. वी कैन से दे वुड गेट रिप्लेस्ड रादर देन सेइंग कि वो रिड्यूस हो जाएंगी. सो दिस इज द नेम ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक जो मुंबई बेस्ड है, अभिदया. इट विल सीक एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन लीगैलिटी ऑफ द आरबीआई मूव. ओके, सो इसको एक काउंटर करने की बात करें, दे आर accusing us of doing nothing, but we were working together. We enhanced our recovery efforts as we wanted to post good results in Q3 and Q4. तो मुझे मानसी आप ये बताइए कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है, किस लिए बनाए जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक? ये कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली लोकल लेवल पे एमएसएमई सेक्टर को हेल्प करने के लिए और एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए ऑफिशियल सोर्सेज, मतलब ऑफिशियल क्रेडिट या जो बैंकिंग क्रेडिट है वो प्रोवाइड करने के लिए एक कोऑपरेटिव बैंक्स को बनाया जाता है. ठीक है, तो और कोई औशिक आप इसके अलावा कुछ? नहीं, बोल दो आप प्रोफेसर. ठीक है, तो बेसिकली जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो सोसाइटी, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटी के अंदर जिस भी तरीके की फाइनेंशियल अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को है तो उनके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स बनाया जाता है. अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के लिए, नॉन एग्रीकल्चर है तो नॉन एग्रीकल्चर के लिए,
किसी को ज़्यादा टाइम के लिए लोन चाहिए तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बैंक, जिसको छोटे समय के लिए चाहिए तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली ये कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं अलग अलग जो नीड्स होती है उनको फाइनेंशियली असिस्ट करने के लिए स्पेसिफिक नीड्स के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जाते हैं। और तीन तरीके के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इंडिया के अंदर। एक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाती है, उनको बोलते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। एक होता है जो हर स्टेट बनाते हैं, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। और एक होता है जो स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए होता है, जिसको बोला जाता है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो कि लोन देती है फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए और थोड़ा बहुत टेक्निकल सामान के लिए। तो ये कोऑपरेटिव होते हैं। और इसके ऊपर एक फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करता है। तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स के जो कोऑपरेटिव होते हैं उनका रेगुलेशन डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। So neither the beneficiary customer nor the bank can sit on the customer data through the account aggregators. They will deal with it only for the purpose of giving credit. So मतलब आप उस डेटा को सिर्फ यूज कर सकते हो, you can't store that data. अकाउंट एग्रीगेटर क्या होते हैं मानसी? इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मेरे को देखनी पड़ेगी, मतलब इन टेक्निकल सेंस। ठीक है, मैं बताता हूँ। अकाउंट एग्रीगेटर बेसिकली वो होते हैं जो आपके अकाउंट्स को एग्रीगेट करते हैं। ये तो इस नाम से समझ आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये आरबीआई जो होती है, आरबीआई रजिस्टर्ड कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो एनबीएफसी टाइप्स होती है। मतलब वो लाइसेंसिंग देती है, एनबीएफसी की तरह पैसा लोन डिसबर्सल करती है। और ये बेसिकली इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं अकाउंट एग्रीगेटर कि आपको अपना अकाउंट किस तरीके से रखना है, ताकि बेसिकली उसमें फ्रॉड के चांस ना हो। उससे आपको जो टैक्स है उसमें थोड़ी बचत मिले, आप टैक्स जो है इवेजन ना करो। तो बेसिकली अकाउंट एग्रीगेटर ये होते हैं। और ये डिजिटल होता है सारा काम तो अकाउंट एग्रीगेटर का, और इसको रेगुलेट करता है आरबीआई। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो कोई अकाउंट एग्रीगेटर इंडिया में। ऐसे तो बहुत होंगे मतलब। हाँ, बहुत तो होंगे। एग्जाम्पल। जैसे कि हमारे यहाँ एक एक का मैं बता सकता हूँ, जैसे कि एनएसडीएल एक एजेंसी है हमारे यहाँ, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड। यस, वो दैट तो इज एन अकाउंट एग्रीगेटर। हम्म तो वो अकाउंट एग्रीगेटर का काम भी करती है। और बेसिकली जो वो करती है उसको बोला जाता है ई गवर्नेंस अकाउंट एग्रीगेटर। तो एनएसडीएल, जहाँ तक मुझे पता है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। हाँ, और एक फोन पे टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड भी है, जो ये एप्स हैं। सो इसमें भी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि सारी एप्स ही अकाउंट एग्रीगेटर्स की तरह एक्ट करेंगी। ठीक है, सो इसमें इवन प्राइवेट प्लेयर्स आर आल्सो देयर, दिस कैन वी कैन से बेसिकली। दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट। सो राइट नाउ इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, दे आर एट $595 बिलियन। सो यहाँ पे भी हमें पता होना चाहिए, फेयर आइडिया। सो ऑलमोस्ट ये रहते हो $600 बिलियन के आसपास। So that is the figure, and recently we've seen an increase to 11-week high. So this is a positive indication. Forex reserves are increasing, gold reserves, they are also up. So components पता होना चाहिए forex reserves में, and foreign गोल्ड currency रिजर्व होता है, assets होता है, gold आईएमएफ reserves का। होते हैं, हाँ SDRs होते हैं।
और बास्केट ऑफ करेंसीज होती है, मतलब फॉरेन करेंसी एसेट्स में इट इज नॉट जस्ट यूएस डॉलर बट उनकी वैल्यू हम सिर्फ डॉलर टर्म्स में कैलकुलेट करके बताते हैं, तो इसलिए हमेशा हम यूएस डॉलर्स के टर्म्स में ही बात करते हैं। तो इट अपीयर्स टू बी कि खाली यूएस डॉलर है, बट यूरो, पाउंड, येन, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दीज फॉरेन करेंसी एसेट्स। सो देयर इज अ बास्केट ऑफ करेंसी व्हिच इज देयर। हाँ, इसमें करेंसी के अलावा जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी होते हैं, तो बॉन्ड्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। Okay, now we can take up the Hindi newspaper. Okay, Divya, यस मानसी। करो स्टार्ट। ओके, ठीक है। सुंदरवन में बाघों के लिए वो गणना की जा रही है कि कितने कैमरा ट्रैप के थ्रू की अलग अलग एंगल्स पे देखे कि सिर्फ सुंदरवन में ही नहीं है, आसपास के एरिया में जहाँ पे भी बाघ मिलते हैं उनकी काउंटिंग देखी जाएगी। और 2020-21 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो इनकी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 96 से 101 तक पहुंच गई है। तो उसी काउंटिंग में देखा जाए तो इंक्रीज हुए हाँ, तो आज बाघों हमने की संख्या। मैनग्रोव्स की बात करी, तो उसमें रॉयल बंगाल टाइगर्स बोल सकते हैं, वो मिलते हैं सुंदरबंस में, एंड देयर नंबर इज आल्सो इन इंडेंजर स्पीसीज है, मैन और एंड। दूसरा कैमरा ट्रैप बर्ड। ठीक है। शिकार और मानव पशु संघर्ष को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच प्रॉब्लम्स ना हो। तो इंडिया की जो टाइगर स्पीशीज उसका नाम क्या है? बताओ। इसको पैंथरा बोला जाता है रॉयल बंगाल टिग्रिस। टाइगर, पैंथरास। पैंथरा टिग्रिस नहीं, पैंथरा हम्म, बंगाल कुछ होना मुझे। हम्म। और टाइगर पिजन इंडिया में हमेशा हर 4 साल में होता है, एनटीसीए करता है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 2006 में बना था। और मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ ये पर सुधार दे ताकि तिहाड़ में कैदियों को मुख्य कैदियों धारा को समाज के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान स्किल सिखाई के जा साथ रही है, नौकरी हो। शिक्षा हाँ, सिखाई जा रही है, और ताकि सिखाई जा रही है। हाँ। मेडिसिन वगैरह इस तरह की चीजें सिखाई जा रही है ताकि वो बाहर निकल कर काम कर सके। हम्म। माइग्रेशन है, इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं विस्थापन। आप एडिटोरियल नहीं लेते हो दिव्या, हिंदी का कोई भी? वो अभी एक्सप्लेन हो चुका है, अभी हुआ था जो ये कि साहित्य अहित, साहित्य का अर्थ होता है समाज का हित। अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो उस टाइम पे आलोचक होते थे। बाल मुकुंद गुप्त ने आलोचना स्टार्ट की थी कि जो भी साहित्य बनाया जाता था उसको ऊपर व्यंग किए जाते थे, आलोचना की जाती थी उसकी कि इसमें ये कमी है और इनको इस तरह से सुधार करो। उस टाइम को पर उसको इस तरह से नहीं लिया जाता था कि ये गलत बोला जा रहा है या बेइज्जती की जा रही है, उसको समझा जाता था, निंदा नहीं समझा जाता था, और उससे चीजों को सीखा जाता था। पर जब हम आज की बात करते हैं तो आज सेम चीजें लिखी जाती है। जिस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर हम प्राथमिक क्लास में देखते हैं तो टीचर दो स्टूडेंट्स को लिखने के लिए देते हैं, कुछ लिखो अपने आसपास रहने वाले पालतू जानवर पर, तो वो दोनों बिल्कुल एक जैसी चीजें लिख देते हैं, पर लास्ट में पता चलता है कि एक के पास डॉग है और एक के पास कैट है। तो उन चीजों को देखते हुए उन्होंने करंट के साथ कनेक्ट कर रखा है कि जब हम देखते हैं अपने आसपास राजनेताओं को तो वो बिजी है त्योहार मनाने में, सेल्फी लगाने में, या व्हाट्सएप या ट्विटर या इंस्टाग्राम पर ट्वीट करने में। वो ये नहीं देखते कि क्या कर रहे हैं। उनके लिए आलोचकों की जरूरत है, और अगर आलोचनाएं की जाती हैं तो उसके ऊपर एजेंसीज आ जाती है, उनके फोन छीन लिए जाते हैं, उनके जो गैजेट है उनको ले लिया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, आपको आलोचक बनना है नहीं बनना, बनना है तो किस तरह का बनना है। गोदी मीडिया का भी एक वो दिया हुआ है कि इस तरह से जो लिमिटेड एरिया तक आलोचना करके रह जाना है कि उससे आगे बढ़ना है। जो रियल मुद्दे हैं, रोजगार नहीं है, और चीजें होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, बेरोजगारी का क्या करें, उन चीजों का समाधान चाहिए। या फिर जो चीजें नॉर्मली होती रहती है कि त्योहार आए, उनकी तस्वीरें लग गई, फोटो खिंच गई, कुछ ट्वीट कर दिया, उन्हीं तक सीमित रहना है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको आलोचक बनना है कि और किस तरह का बनना है और क्या चुनना है, तो उसके ऊपर है पूरा। हाँ, मतलब आज के टाइम तो अगर क्रिटिसिज्म या आलोचना भी करते हैं तो उसको डिफेमेशन और सडिशन का रूप दिया जाता है, तो मतलब हाँ, इसीलिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। पहले के टाइम से
जबकि इन्होंने पहले के टाइम में बताया हुआ है कि 19 जब हम 20वीं सदी की बात करते हैं तो वहां पर एक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कोई पत्र निकालता था वो उसको अगले दिन अपनी पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में छापते थे और उसकी हाईलाइट करते थे, ये गलतियां, ये गलतियां, ये गलतियां, फिर वो फिर से पूरी बुक या पुस्तक निकलती थी सही होकर। ठीक है। तो उस चीज को एक्सप्लेन किया। Okay, Ashik, we can start with the summarization I will part. take 1 minute. First हाँ. of all, we have discussed about the veto for the governor. As Supreme Court has said that governor has no other option but to follow the advice of the Council of Minister regarding that. And शॉर्ट टर्म के लिए आप रख सकते हो बिल को, लेकिन आपको देना पड़ेगा वापस. आंध्र प्रदेश हैज बीन इनिशिएटिंग कास्ट सेंसस ऑन द लाइंस ऑफ द बिहार. वी हैव डिस्कस दैट कि implication क्या क्या हो सकता है. Then we discuss about the climate smart agriculture. Important for keywords there is the various schemes we discussed. NAM, ENAM facility, then Biotech Kishan, climate smart village, climate resilient crop, then Kisan drone, etc. Then regarding the RTI policy, we discuss how the government is trying to make certain exclude from the purview of the RTI as per section 24 RTI Act, जहाँ पर इंटेलिजेंसी का दिया रहता है, वो एक्सेप्शन है, उनको भी डाला गया सर्टेन का. फिर डिस्कस अबाउट द रेयर जेनेटिक डिजीजेस. एंड रेयर क्यों कहला जाता है, क्योंकि वो उनके पास एक तो हाई कॉस्ट है ट्रीटमेंट का, सेकेंड वुड बी कि जेनेटिक डिजीज है तो इसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, एंड थर्ड इज प्राइस, इट इज़ वेरी 100 टाइम्स मोर. एग्जाम्पल विल्सन डिजीजेस एक्सेट्रा. तो अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 8.4 करोड़ के अराउंड पीपल है. देन मानसी का कंटिन्यू. Okay, so हमने पहले बात करी games of chance की. We talked कि there are higher chances of money laundering which can be a part of it. तो अभी से weaker regulation है, self regulation है. Example हम ले सकते हैं महादेव ऐप का, and this comes under the Ministry of Electronics and Information Technology. हमने GST net के अंदर although e-gaming industry को include कर दिया, but हमने उसको complete ban नहीं किया है. So we need to actually think about कि वेदर प्रमोटिंग या नॉट कंप्लीटली बैनिंग, या जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स हमें ड्रीम 11 की देखने को मिलती है आईपीएल में, क्या वो एथिकल प्रैक्टिस है या नहीं है. सो लीविंग द क्वेश्चन है, देन वी टॉक्ड अबाउट कि वेस्ट टू एनर्जी, सॉरी वेस्ट टू वांडर पार्क्स क्रिएट किए जा रहे हैं दिल्ली में स्पेसिफिकली एज रिक्रिएशनल फैसिलिटीज. हाउ वी कैन यूज वेस्ट, सॉलिड वेस्ट स्पेसिफिकली मेटल वेस्ट जो स्क्रैप होता है, एज अ पार्ट ऑफ 3R इकोनॉमी. देन वी टॉक्ड अबाउट एवियन इन्फ्लुएंजा के जो डिफरेंट टाइप्स है, A and B they are more associated with humans and animals, and specifically जो D type है that is more found, more prevalent in cattle. Then we talked about the HAL's Kiran Viman इंडिया का completely indigenously produced है, ज्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट यूज किया जाएगा. Then we talked about कि Taiwan is emerging as one of the higher demanded blue collar jobs specifically for Indians because of rising dependent population. So we need to work upon also creating thoughtful cities specifically for planned development of the outskirts of the cities. Sickle cell anemia की हमने बात करी, elimination target is 2047 and Vertex company is specifically working into providing the therapy, but right now the cost is higher. Then we talked about community-led development model for saving the Sundarban Delta. उसमें हम कैसे sustainable agriculture promote कर रहे हैं. We are, feeding the goats also through the leaves, and at the same time we are also promoting mangrove bandhan. We are tying rakis to trees, actually promoting and treating them as living organisms. So बाकी हमने एरियाज डिस्कस करे लाइक kelp forest कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है. 10 times they are more capable of carbon sequestration and storage. So they basically transfer carbon dioxide into the soil, and even if we cut those trees, so still वो carbon release नहीं करेगा. So this was one unique fact. Then we talked about A gene और S gene जो है, they are specifically related to sickle cell anemia. So that's all from my side. So we can end it up here, and thank you so much for joining us on Ansarkari, and you can subscribe to the channel for regular videos and updates.